इमरजेंसी के समय आप पूछिएगा, आपके घर में जो दादा होंगे चाहे बड़े बुजुर्ग होंगे, दलितों को कोई मारता नहीं था डर के मारे कि जेल में भेज देगा। जमीन पट्टे पे मिल रहे थे, दुकान मिल रही थी, फेलोशिप मिल रहा था, पकड़ पकड़ के इंजीनियरिंग कॉलेज मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। और जिनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला था, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक गोयनका तो खुद जनसंघ से एमपी रहे थे, उन समय तो उनको इमरजेंसी याद आ रहा है। और आज इंडियन एक्सप्रेस क्यों नहीं छापता है? आरएसएस के साथ हो तो ठीक हो, नहीं तो आपको तंग किया जाएगा। अरे भाई, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी डेमोक्रेट थे, उनके समय आचार्य नरेंद्र देव, तमाम इस तरह के लोग नेहरू के घर पे खाना भी खाते थे, नेहरू का भाषण के खिलाफ भाषण भी देते थे। भागवत हिंदुस्तान का नारा देने वाले बताएंगे ना कि उनके बच्चे अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में क्यों पढ़ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का बच्चे का देख लो ना पहले, आज क्यों नहीं मिल रहा है नौकरी? फेलोशिप क्यों गायब हो गया? फ्रीशिप क्यों गायब हो गया? एक काम करो, इतने आप महाबली हो तो आप तो किसी भी कंडीशन में जीत जाओगे। अगर महाबली तो आप बैलेट से करा लो ना। खुलेआम हमला कर दिया है ये दक्षिणपंथियों ने भारतीय संविधान पर और भारतीय गणराज्य पर। उस समय एक इंटेलेक्चुअल को क्या करना चाहिए? ईडी का एक आईपीएस ऑफिसर एक सीएम को गिरफ्तार कर जेल में 3 साल लगता है, मान लीजिए, और उसका दोष प्रूव नहीं हुआ तो 3 साल उसका लाइफ का समय कहाँ गया? उसका सोशल रेपुटेशन कहाँ गया? क्या उस आईपीएस ऑफिसर को सजा नहीं मिलनी चाहिए? नमस्कार सर। नमस्ते। और मैं तेजपाल सिंह और मेरे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के जाने माने प्रोफेसर रतन लाल जी। मेरा सर आपसे सवाल है जी। प्रोफेसर बड़े बुद्धिमान वर्ग में आते हैं और क्यों, उसके पीछे कारण ये है कि एक प्रोफेसर और अध्यापक ही ऐसे हैं कि हजारों लोगों के अपनी जीवन जिंदगियाँ बदलते हैं जी। उनके मार्गदर्शन में चले हुए बच्चे देश को बहुत आगे भी ले सकते हैं और उनके पढ़े हुए बच्चे देश को बहुत पीछे ले सकते हैं। उनके किसी भी निर्णय को कभी भी अच्छा या खराब निर्णय जरूर हो सकता है, लेकिन इस बिहार पर नहीं ले सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके निर्णय से पीछे पूरी फौज है और वो फौज वो है जो यंग देश को दिशा दे सकती है। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि आप अम्बेडकराइट हैं, अच्छा है। अम्बेडकर देश के इतिहास के उन महानतम लोगों में से हैं जिनको आने वाली पीढ़ियां का कभी भी उनको भुला नहीं सकता। यहाँ तक ठीक है, लेकिन अभी आपके पास बहुत सारे विकल्प थे। जब आपको राजनीति में आना था, बहुत सारी दलित पार्टी थी, किसी पार्टी का नाम यहाँ लेना उचित नहीं समझा, लेकिन बहुत सारी थी पूरे देश में। और आप जिस जगह हैं, आपके पास पूरे देश से जाहिर सी बात है ऑफर आती है, क्योंकि आप अच्छे वक्त हैं, सारी चीज़ अच्छी है, लेकिन आपने कांग्रेस को ही क्यों ज्वाइन किया? शुक्रिया। और ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जा रहा है। देश में 2 खेमा है, इंडिया अलायंस, एनडीए अलायंस। तीसरा खेमा है क्या? ना, नहीं है। तो एक तरफ संविधान, भारतीय गणराज्य को खत्म करने वाली शक्तियां काम कर रही हैं और दूसरी तरफ संविधान, इंडियन रिपब्लिक को बचाने वाली पार्टी काम कर रही है। तो एज ए डेमोक्रेट, एज ए अम्बेडकराइट, एज ए डेमोक्रेट मुझे क्या करना चाहिए था? संविधान खत्म करने वालों के साथ रहना चाहिए कि संविधान बचाने वालों के साथ रहना चाहिए? नहीं, ये तो सर उन पार्टियों की मानसिकता है। हाँ, आपने क्यों चुनाव किया? इसलिए चुनाव किया ना कि इंटेलेक्चुअल का काम होता है, जो बुद्धिजीवी, हम लोग को फ्री रखा गया है। यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं फ्री, हम इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सब कुछ है। जब देख रहे हैं कि सरेआम जो है 400 पार संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति लागू कर देंगे, संसद मार्ग पे मनुस्मृति संविधान की प्रति जलाई जा रही हो, बाबा लोग धर्म संसद में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रही हो, तो ऐसे समय में जब खुलेआम हमला कर दिया है ये दक्षिणपंथियों ने भारतीय संविधान पर और भारतीय गणराज्य पर, उस समय एक इंटेलेक्चुअल को क्या करना चाहिए? घर में बैठना चाहिए, आर्टिकल किताब लिखना चाहिए? क्या भारत की आज़ादी में जितने बड़े लीडर थे सब बड़े बड़े वकील थे ना, इंटेलेक्चुअल थे ना? इन लोगों का काम होता है देश को, के लोगों को, जनता को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, उसको सही दिशा देना। आप एक बात बताइए, आप सरकारी स्कूल में पढ़े हैं कि प्राइवेट में पढ़े हैं? सरकारी प्राइवेट दोनों में, है ना। सरकारी स्कूल में पहले ठीक ठाक पढ़ाई हो जाती थी ना। अब तो आप ही के उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल बंद हो रहे हैं, आ रहा है ना मीडिया में। हाँ, या पढ़ने लायक स्थिति में नहीं है, कोई नहीं पढ़ पाए। तो पहले भारत जब गरीब मुल्क था तो सरकारी स्कूल फ्री का था ना? हाँ, फ्री का था। अच्छा, दलित बच्चों को वजीफा भी मिलता था, और अच्छा पढ़ाई भी होता था। मोदी जी की सरकार बैक्ड बाय आरएसएस, ये तो कह रहे हैं मैं विश्व शक्ति बनूंगा, है ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गया। तो फिर स्कूल बंद क्यों हो रहे हैं? रोजगार खत्म क्यों हो रहे हैं? नहीं सर, सरकारी पेंशन खत्म क्यों हो रहे हैं?
नहीं सरकारी स्कूल बच्चे जाने नहीं चाहते। नहीं, क्यों नहीं जाना चाहते? आज भी नवोदय विद्यालय में लोग अपने बड़े बड़े लोग भेजते थे ना। हाँ, हमारे सेंट्रल स्कूल में मेरे थे ना, समय में भी क्रेज था ना। वो क्रेज खत्म किसने किया, क्यों किया? भाई नवोदय विद्यालय में फ्री में एजुकेशन मिल रहा था ना, रहना खाना सब कुछ, अब उसमें फीस क्यों लग रहे हैं? भाई मुझे तो ताजुब है। मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा। जिस समय मैं पढ़ता था, मैंने 2004 में हाई स्कूल किया, तो 5 साल लगभग 99 के आसपास हो जाता था। जब किसी बच्चे का 6वीं क्लास में नवोदय हो जाता था तो एक बड़ा अचीवमेंट माना जाता था। अचीवमेंट भाई, स्कूल क्या, जिला के लिए, गांव के लिए, कि इनका बेटा जो किसी नवोदय विद्यालय में चला गया है, ये सब बर्बाद क्यों हो रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में हमारे जैसे लोगों को चुप क्यों रहना चाहिए? जो संविधान विरोधी है, आरएसएस तो संविधान को माना ही नहीं। जब संविधान लागू हुआ तो 4 दिन के बाद ही उसका विरोध किया और रामलीला ग्राउंड में रैली करके जो है पुतले फूके अम्बेडकर के, नेहरू के। तो जिनकी संविधान में आस्था नहीं, वो धीरे धीरे संविधान के प्रावधानों को नष्ट कर रहे हैं। तो उस समय एक इंटेलेक्चुअल को क्या करना चाहिए? इनके साथ संघर्ष करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, सारी शक्तियां बटोर कर। अलग अलग जात जात की पार्टी बना लीजिए, आप जाट पार्टी बना लीजिए, कोई गुजर पार्टी बना ले, तो इससे फायदा किसको होना है? वोट जब बटेंगे तो विरोधी शक्तियों को फायदा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो भी तर्क वाले लोग हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, कई डिफरेंसेस हो सकते हैं, पार्टी के अंदर भी होते हैं। कांग्रेस का समाजवादी पार्टी से कुछ डिफरेंस होगा, डीएमके से होगा, आरजेडी हो सकता है, लेफ्ट पार्टीज के साथ तो बहुत डिफरेंस रहे, लेकिन तब भी अब सब मिलके एकजुट है ना, क्योंकि देश के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है। वोट चोरी आ गया, अब तो सब सामने दिख रहा है। डेमोक्रेसी हैज बीन हाईजेक्ड। नहीं, वोट चोरी को सर अभी भी लोग नहीं मान रहे। अरे बहुत लोग मान रहे हैं ना। हार रही इसलिए हार कैसे रहे? एक काम करो, इतने आप महाबली हो तो आप तो किसी भी कंडीशन में जीत जाओगे। हाँ, अगर महाबली तो आप बैलेट से करा लो ना, किसी कंडीशन में जीत जाओगे ना, तो आप बैलेट पेपर से करा लो ना चुनाव। डर क्यों रहे हो? क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने चोरी की है, ईवीएम में हेराफेरी भी की है, वोट चोरी भी किया है, रिगिंग भी किया है, सब बेईमानी करके जीता है लोकसभा चुनाव में। तब बिहार उत्तर प्रदेश में काफी घूम रहा था, तो दिख नहीं रहा था कि क्या लोगों में माहौल है, चौक चौराहे पे क्या बातचीत चल रही है। हरियाणा में क्या हुआ? विधानसभा हुआ आपके सामने है ना। मध्य प्रदेश में क्या हुआ? दिग्विजय सिंह दिखाते रह गए डेमो। महाराष्ट्र में क्या हुआ? राहुल गांधी से सवाल पूछे। चुनाव आयोग जब बीजेपी पार्टी का मुख्यालय बन गया हो, ऑफिस बन गया हो, तो वैसे में हमारे जैसे लोगों को क्या करना चाहिए? जब शिक्षा इतनी महंगी हो गई हो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि मेरे कुछ दलित लोग सुनते होंगे मुझे सोशल मीडिया में। कल एक जैन साहब का फोन आया, डॉक्टर, अच्छा। दिल्ली पॉश कॉलोनी में रहते हैं, और बोले बॉस मैं आपसे बहुत दिन से बात करना चाहता था। मैं थोड़ा डर गया क्योंकि हमको इस तरह का फोन आता है तो थोड़ा सहम जाता हूँ कि कहीं गाली गलौज वाला तो नहीं। आजकल बड़ा देशद्रोही पाकिस्तान। उन्होंने इतनी चमचा चमचा तो चमचा पता नहीं पिताजी से पूछे कि पिताजी किसके चमचे थे। ये बड़ा अच्छा जोक है, लेकिन पिताजी से पूछे पिताजी तो कहें कि भाई बॉस मैं तो आप जो बात कर रहे हैं एक एक बात मेरे जहन में जा रहा है। मैं 2500 रुपये फीस देके एमबीबीएस डॉक्टर बना 200 रुपए मेस का बिल लगता था। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को फ्री था, फेलोशिप था, स्कॉलरशिप था, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जाती थी। आज क्यों नहीं मिल रहा है नौकरी? फेलोशिप क्यों गायब हो गया? फ्रीशिप क्यों गायब हो गया? तो जब पूरे संस्थाओं को, इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम ऐसे संस्थाओं को, जो कि उसी गरीब भारत में नेहरू ने, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने बनाया था, उसी को जब नेस्तनाबूद किया जा रहा हो, तो हमें जात जात की पार्टी में जाना चाहिए कि विचारधारा के साथ जाना चाहिए? अच्छा। और आपको ये भी बता दूं, अब सुन लीजिए, आप तो जाट समुदाय के हैं, है ना? जाट समुदाय भी बहुत झंडा ढो रहा था ना बीजेपी का। तो हरियाणा में हुआ ना वायल, आपने देखा 5-7 साल पहले ओबीसी को लेकर, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जाट बनाम रेस्ट कर दिया। हाँ, जाट बनाम है ना। और किसान जो 700 से ज्यादा किसान मरे, 750 आसपास किसान मरे ना, तो कौन लोग थे? लीला समझो, लीला। आखिर कहना उचित नहीं लगता, लेकिन हकीकत है कि 99% जाटी थे ना। ये कह रहे थे हम सबको एकदम 60 दिन में सब दूर कर देंगे, 60 महीना दे दो, नहीं तो सरेआम फांसी पे लटका देना। सरदार मनमोहन सिंह ने, जो प्राइम मिनिस्टर थे, बिना हल्ला हंगामा किए हुए 60,000 करोड़ रुपए किसानों के माफ किए कि नहीं किए? हाँ ना बोलो। हाँ, कांग्रेस ने माफ किया था। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ 60s में, जवाहरलाल नेहरू का समय ही शुरू हुआ, तो उसका लाभ किसको मिला?
किसानों को मिला। अब कहाँ के किसान थे ज्यादातर? वो यूपी के, राजस्थान के, पंजाब हरियाणा के है ना, किसान जहाँ के। तो उस समय तो मिल ही रहा था ना, तो छीन तो नहीं रहा था। अब 3 कानून लाए थे जिसमें किसानों ने इतना प्रदर्शन किया, 700 से ज्यादा किसान मारे गए, शहीद हुए, मैं कहता हूं। तो उनको ये दे रहे थे कि छीन रहे थे? ये बताओ, खाली इतने में अंतर समझ जाओ। छीन रहे थे, अगर दे रहे होते तो क्यों किसान को? तो इसलिए जब किसानों का जमीन छीना जा रहा हो, उनकी अस्मिता छीना जा रहा। अभी यूरिया का आज प्राइस देख लीजिए, पहले तो सस्ते दर में मिल रहा था ना। वो कह रहे हैं सब्सिडी दे रहे हैं हम। कहाँ सब्सिडी है? किसान से तो जाके एक बार मिल लो, किसान तो रो रहा है ना। सबको देखिए, नौकरी सबका खत्म करके अब ठेके पे दे दिया है, वेतन भोगी से अब मजदूरी कर दिया ना, वेज अर्नर है। और किसान का जमीन खरीद के किसान को, उसी किसान पर आप एक काम करो, आप सर्वे कर लो, आप ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव, जितने मॉल अपार्टमेंट्स बने हुए हैं और जितने वहाँ पे बड़े बड़े बने हुए फार्म हाउसेस, वो किनके जमीन थे? किसानों का था। किसान में कौन था? जाट गुजर प्राइमरली। हाँ, यादव जाट गुजर। यहाँ गुजर बेल्ट है, गुड़गांव ग्रेटर नोएडा में ग्रेटर गुजर बेल्ट है, उधर जाट है। आपका जमीन हमारा जमीन खरीद लिया, कुछ पैसे मिले, पैसों को कैसे इन्वेस्ट करना आपको पता नहीं है। हाँ, क्योंकि पैदाइशी काम नहीं है। खेती था ना भाई, खेती पैदाइशी काम हो रहा, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, दूध दही। तो पैसे आपने उड़ा दिए, हेलीकॉप्टर पर चढ़ के शादी में एकदम घूमे, सब बड़े बड़े कार खरीद लिए। तो पैसा तो कितना दिन रहेगा? 1 जनरेशन 2 जनरेशन। आप सर्वे कर लो, जितने मॉल हैं, अपार्टमेंट हैं, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी और बाउंसर वो कौन लोग हैं? जिनकी जमीन बिकी थी वही बाउंसर बन के घूम रहा है उसी जमीन पे। सोचो 1 जनरेशन बाद उनके जो बच्चे होंगे वो क्या करेंगे? मेरी बात आप मानो ना मानो, लेकिन एज ए इंटेलेक्चुअल आप मुझे समझ रहे हैं, तो मुझे इस ओर इशारा करना पड़ेगा। मैं दिल्ली में 35 साल से हूं, और जमुना पार जाते थे ना हम लोग पहले, तो लगता था कि बिहार पहुंच गए। वीराना, पूरा वीराना, अपार्टमेंट बने खड़े हैं, कोई रहने वाला नहीं सर। लेकिन अब सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने कहा कि बच्चे 1 जनरेशन बाद ही बाउंसर की नौकरी कर रहे हैं, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए तो वो खुद जिम्मेदार हैं। नवोदय आज भी चल रहा है, आपका स्कूल आज भी चल रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कोई चीज बंद तो की नहीं है। देखिए, बंद नहीं की, उसका नेचर बदल दिया ना। स्कूल चल रहे हैं, उसका क्वालिटी खराब कर दो, फीस बढ़ा दो। नवोदय में पहले फीस लगता था, रहना खाना सब फ्री था। आज जाके पता कर लो महीने का फीस लगता है कि नहीं लगता। गरीब बच्चा कहाँ से, अगर 1500 रुपया आपको फीस देना हुआ, जो आदमी 500 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, उसको बेटा को नौकरी वहाँ एडमिशन हो गया, वो कैसे पढ़ाएगा? पहले तो मजदूर का बेटा भी, भूमिहीन का बेटा भी उसमें पढ़ सकता था। मतलब जो फ्री का स्कूल था उसमें फीस। आप मैंने मेडिकल का एग्जांपल दिया ना, एक डॉक्टर बनाने में भी कितना खर्चा होगा एमबीबीएस बनाने में? 1 से 1.5 करोड़ रुपए मिनिमम। तब भी अगर आंख नहीं खुल रही है आपकी, आप पीजी कराने में कितना? अच्छा, एक और सवाल, जैसे सर आपने मेडिकल से पूछा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। अभी हम जो एलीट क्लास के पास जब हम बैठते हैं, उनके बच्चे, ये बड़ी सच्चाई है, वीडियो देखने के बाद कुछ लोगों को लगेगा ये पता नहीं किस तरह की बात है, ये बड़ी सच्चाई है। जब हम एलीट क्लास के पास बैठते हैं, तो जिनके पास पैसे हैं वो अपने बच्चों को सर यूएस पढ़ने भेजते हैं। जिनके पास थोड़े से कम पैसे हैं वो अपने बच्चों को और यूएस के आसपास जो यूरोप के और कंट्रीज, एकदम बोलिए, उनके पास और कम बच्चे हैं। जैसे इनमें से मैं भी हूँ, मेरा प्रयास रहेगा मेरे बच्चे फ्रांस या कुछ इस तरह की कंट्री में जाए, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए, प्रयास करें। और जो उनसे भी थोड़े कम पैसे हैं, उनके बच्चे रसिया और यूक्रेन जैसे लोग, चाइना भी जाते हैं। ठीक। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब अगर हमारे पास इतने, वो इंटेलिजेंट वर्ग वहीं बस जाता है, वो लौट के भी नहीं आता। 99% जो बच्चे जाते हैं वो लौट के भी नहीं आते। तो आखिर ऐसा क्या सुधार कर सकते हैं हम, या कहाँ मिस्टेक्स हो रही हैं कि जिसकी वजह से बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, वो बाहर जाने का लौट के नहीं आते? आप चलो, हम दिल्ली, और एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु बनने की हो रहे हैं, तो मोदी जी, हमारा जो यूथ है, मोदी जी बताएंगे ना, भागवत बताएंगे ना। भागवत हिंदुस्तान का नारा देने वाले बताएंगे ना कि उनके बच्चे अंग्रेजी में ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड में क्यों पढ़ रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का बच्चे का देख लो ना पहले, बता। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आप पढ़े हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में? नहीं, मैं पढ़ा हूँ ना, BA MA MPhil PhD सब पूरा फ्री से घूम सकते थे, है ना। धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन तब भी भाई चांसलर जो है ना, किसी को रस्टिकेट नहीं करता था। अच्छा, आप अभी आए होंगे, देखे होंगे बैरिकेड लगा हुआ हर जगह। हाँ, बैरिकेड लगा हुआ। पहले बैरिकेड नहीं होता था, गेट खुले रहते थे, सब बच्चे आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब खेल कूद रहे हैं। पहले मैं जब गाड़ी लेके आ रहा था तो आपका नाम यूज किया, तब गाड़ी अंदर आई। सोच लो,
भाई कांग्रेस की सरकार थी, कपिल सिब्बल एचआरडी मिनिस्टर थे, तब भी हम लोग प्रोटेस्ट किए कि 4 ईयर कोर्स नहीं आएगा, मिले भी जाके, लेकिन तब भी आपका हमारा प्रमोशन छुट्टी रूटीन काम नहीं रुका ना। आज तो अगर आप बोल दिए तो आपका प्रमोशन रुक जाएगा, आप केस हो जाएगा, आपके ये हो जाएगा, तो क्या है ऐसे विश्व को बनेगा। विश्वविद्यालय का मतलब होता है विश्व की तमाम विचारधाराएं आएंगी, बहस होंगी, यही ना विश्वविद्यालय का काम है, जहाँ पे आरएसएस पूरा कैप्चर कर चुका है कि आप आरएसएस के साथ हो तो ठीक हो, नहीं तो आपको तंग किया जाएगा। अरे भाई जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी डेमोक्रेट थे, उनके समय आचार्य नरेंद्र देव, तमाम इस तरह के लोग नेहरू के घर पे खाना भी खाते थे, नेहरू का भाषण के खिलाफ भाषण भी देते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके कैबिनेट में भी रहा ना, जयप्रकाश नारायण भी रहे ना उस समय, बाबा साहब भी थे ना, बाबा साहब भी थे, ठीक विरोधी थे भाई। तो कहाँ वो डेमोक्रेट आदमी था, यूरोप से पढ़ के आया, इंग्लैंड से पढ़ के आया था, उसको वेस्टर्न यूरोपियन लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म पता था ना उनको। इंदिरा गांधी भी डेमोक्रेट थी, इमरजेंसी लगाई तो ठीक लगाई थी, उसको और तबियत से लगाना चाहिए था। क्या बात कर रहे हैं एकदम, पूरा देश विरोध करता है। नहीं, हम नहीं कर रहे हैं ना, देश जो बोलेगा हम हूं तो नहीं करेंगे। आज आप ही के उत्तर प्रदेश में दलितों पर जितनी एट्रोसिटीज हो रही हैं सर, इमरजेंसी को इस देश का सबसे बुरा काल बताया जाता है। अरे जिनके लिए होगा उसे बहस हो ना। फिर आज पीए को ले पाए, पीओ के हाँ नहीं ले पाए हैं। इंदिरा गांधी, अमेरिका में ट्रंप डांट रहा है, मुंह ऐसे लटकाए हुए ना। हाँ, स्थिति है। इंदिरा गांधी अमेरिका गई, अमेरिका के प्रेसिडेंट को घंटा पता भी नहीं लगा, मला गेट आउट, पाकिस्तान को तोड़ कर 2 देश बना दिया कि नहीं बना दिया। नहीं तो ये अब आ रहा हूं, लेट मी कंप्लीट। जब लैंड सीलिंग एक्ट लाई, जब प्रिवी पर्स खत्म किया, तो इंदिरा गांधी से नाराज कौन थे? जब बैंक का नेशनलाइजेशन खत्म किया तो बैंक का नेशनलाइज किया तो इंदिरा गांधी से नाराज कौन था? जब रशिया के सहयोग से उस समय यहाँ डेवलपमेंट के काम चल रहे थे ना, प्लांट बड़े बड़े लग रहे थे, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस का 20 दिन से ज्यादा स्ट्राइक करना, वो क्या था, किसके इशारे पर था? क्या रशिया से जो लोग नाराज थे, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, अमेरिका का, उनके इशारे पे तो नहीं था? बांग्लादेश के डिवीजन से अमेरिका तो खुश नहीं था। बैंक के नेशनलाइजेशन, यहाँ जो सेठ साहूकार महाजन थे जो कि 60% इंटरेस्ट लेते थे, वो खुश थे क्या? इन सारी शक्तियां मिली हुई जयप्रकाश नारायण ने आखिर आरएसएस को वैलिडिटी देनी कि अगर आरएसएस फासिस्ट फोर्स है तो हम भी फासिस्ट हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जो देश के सीधा घराने नहीं, आज जो है, आज एक स्ट्राइक हो सकता है रेलवे में 2 दिन के लिए। नहीं, अभी चल रहा है ना एसएससी प्रोटेस्ट, कल चला, लाठी पड़ रही है ना, बच्चों पे लाठियां पड़ रही है ना। उस समय आप 20 दिन आप पूरे देश के रेल को, पूरे दिल को जो आप ब्लॉक कर देना, ये जायज था? जो इंदिरा गांधी जो काम कर रही थी वो तो सोशलिस्ट काम ही था ना। बैंक का नेशनलाइजेशन हो रहा है, पब्लिक सेक्टर यूनिट बन रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज खोले जा रहे हैं, दलितों को प्रोटेक्शन मिल रहा है। इमरजेंसी के समय आप पूछिएगा, आपके घर में जो दादा होंगे चाहे बड़े बुजुर्ग होंगे, दलितों को कोई मारता नहीं था डर के मारे कि जेल में भेज देगा। जमीन पट्टे पे मिल रहे थे, दुकान मिल रही थी, फेलोशिप मिल रहा था, पकड़ के इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। और जिनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला था, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक गोयनका, वो खुद जनसंघ से एमपी रहे थे, उन समय तो उनको इमरजेंसी याद आ रहा है। और आज इंडियन एक्सप्रेस क्यों नहीं छापता है? आज जो अघोषित इमरजेंसी है, मतलब ताल ठोक के कहता हूं कि इंदिरा गांधी ने घोषणा करके इमरजेंसी लगाई और खत्म किया, और सारे नेताओं को छोड़ भी दिया, चुनाव लड़ने गई, हार गई। ये आदमी तो सिटिंग सीएम को जो है जेल भेज दे रहा है। अभी कानून भी लाया कि 30 दिन जेल में रखेंगे, उसके बाद आपका चला जाएगा मुख्यमंत्री। अच्छा है सर, अच्छा कैसे? बीजेपी में जितने लोग जाएंगे तो सब धुले हुए हैं, अजीत पवार धुला हुआ है, किसको सिखा रहे हैं? पीएम को गिरफ्तार करने की औकात दिल्ली पुलिस में है? फिर ये सब जवाब मत दिखाओ, विरोधियों को खाली सेट करने के लिए, मेरे साथ आओ नहीं तो तुम वो सरकार गिरवा देंगे। आखिर हेमंत सोरेन, केजरीवाल को जेल में रखा ना, रखा। सत्येंद्र जैन, आपको क्या नाम है इसका, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में रखा ना, प्रूव हुआ। मैं तो अभी मेरा बस चले तो मैं जाके जो इंडिया अलायंस में घोषणा पत्र में डलवाऊं कि उन अधिकारियों को
जो दोष नहीं साबित कर पाए और सीएम का करियर खराब होगा, पब्लिक रेपुटेशन खराब होगा, उन अधिकारियों को 15 साल जेल की सजा दी जाए, ऐसा कानून लाओ। अपने पॉलिटिकल बॉसेस के कहने पे जिसको मर्जी पकड़ के डाल दिए। आपके जेब में 10 रुपया देख ले, 10 रुपया कहाँ से लाया, प्रूफ दो, चलो ईडी पकड़ के ले गया। तो ईडी को और सीबीआई को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दिया आपने। ईडी का एक आईपीएस ऑफिसर एक सीएम को गिरफ्तार कर जेल में 3 साल लगता है, मान लीजिए, और उसका दोष प्रूव नहीं हुआ तो 3 साल उसका लाइफ का समय कहाँ गया, उसका सोशल रेपुटेशन कहाँ गया? क्या उस आईपीएस ऑफिसर को सजा नहीं मिलनी चाहिए? पूछा तो जाना चाहिए। नहीं, मुझे आप गिरफ्तार कर ली, मेरा सोशल रेपुटेशन खराब हुआ, तो उस अधिकारी को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? क्यों एकदम फ्री हैंड आप चले जाएंगे, रिटायर होकर आराम से रिटायर लाइफ जी रहे हैं? अगर मेरा बस चले तो ऐसे अधिकारी को कमर में रस्सा बांध के आप पकड़ के जेल में डलवाएंगे। मजाक बना लिया है। कहाँ किसका प्रूफ हुआ? मनीष सिसोदिया का कुछ नहीं प्रूफ हुआ, सत्येंद्र जैन का नहीं हुआ, सब निकले बाहर। खाली इलेक्शन रिग करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए हर तरह की गुंडई, वोट चोरी हो रहा है, नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। नहीं, इलेक्शन से क्या संबंध था इनके जेल का जाने का? अरे तो साबित करना था कि करप्ट लोग हैं, मैसेज दे, फिर मैसेज पब्लिक में देना था, इलेक्शन जीत लिए, कुछ नहीं निकला। तो सारी संस्थाओं का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप सुपर कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका मतलब इस कानून को लाने के बाद में जो इनके साथ में जो नहीं जाएंगे ना, देखिए अजीत पवार को यही ना कहते थे कि 70,000 करोड़ घोटाला किया हुआ है, इन्हीं के साथ अभी क्या है, हेमंत विश्व शर्मा। हेमंत विश्व शर्मा कितना नाम ले, तो इनका वॉशिंग मशीन है। तो इसलिए ये सब पूरा माहौल बना हो तो हमारे जैसे लोगों, किसानों के हक में, मैं किसान भाइयों से खास तौर से कहूँगा कि अपने गांव में जिससे मजदूरी कराते हो ना, दलित भाई हैं, उनको पूरा मजदूरी दीजिए, रेस्पेक्ट से दीजिए। 2 जगह आप लोग पीट देते हैं दलितों को, उसके खिलाफ बोल देगा देखिए ये सब 2 जाट और यादव दलित विरोधी है। आपको प्रोटेक्शन कीजिए उन लोगों को, कमजोर लोग हैं, और उसी का इस्तेमाल कर देगा जाट वर्सेज रेस्ट, कहीं यादव वर्सेज रेस्ट। हाँ, जो हम गांव में विरोध कर लेते हैं उसका इस्तेमाल पॉलिटिकल लोग इस्तेमाल कर लेते हैं ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने समुदाय को ये मैसेज दीजिए कि भाई इस तरह काम नहीं करना है। उसका फायदा ये हुआ कि आप हरियाणा में बाहर हैं, हरियाणा बाहर, ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल सही कहा। चलिए आज के लिए काफी है, चलिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।